स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। आज के इस टॉपिक में बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम आखिर है क्या और कैसे कर्मचारी इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम से असंतुष्ट है। क्या NPS से भी बुरा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम उस मामले में जब सुपर एनुएशन के समय यानी सेवानिवृत्ति के समय जो राशि दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, यह राशि उनके मानक के अनुरूप नहीं है, उनके कटौती के अनुरूप नहीं है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम, क्योंकि 8th पे कमीशन लागू होने के बाद जिस तरीके के डिमांड उठ रहे हैं, लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं जो NPS में कवर हैं और आने वाले समय में ये उनको निर्णय करना होगा कि वह NPS में रहेंगे या UPS में रहेंगे, क्योंकि दोनों विकल्प खुले रहेंगे। NPS बंद होने नहीं जा रहा है UPS के चालू होने के कारण। NPS और UPS दोनों में अब ये डिसाइड करना पेंशन के लिए कि UPS में या NPS में। अब यहाँ पे जो केंद्रीय सरकार ने एक घोषणा किया था कि 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम भारत में प्रभावी हो जाएगा, जिन लोगों की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है सशस्त्र बल को छोड़कर। अब यहाँ तो जो 23 लाख हमने बात किया कि जो केंद्रीय कर्मचारी NPS के तहत कवर है, और लगभग 90 लाख अलग अलग राज्यों में ऐसे कर्मचारी हैं जो NPS के तहत कवर है। करोड़ों में इनकी संख्या है और इनको NPS या UPS में एक बार ये निर्णय करना है कि NPS में रहे या UPS में रहे। तो इसको आज इसी वीडियो में हम लोग समझेंगे कि NPS और UPS के बीच की जो कड़ी OPS है, तो क्यों न केंद्र सरकार इसमें थोड़ा सा सुधार अगर कर दे। 2-3 ऐसी बातें हैं, अगर सुधार हो जाती है तो UPS भी OPS बन सकता है और कर्मचारी लोगों के हक में एक बेहतर निर्णय केंद्र सरकार एक बहुत बड़ा उपहार दे सकती है, जैसे 8th पे कमीशन का घोषणा 2025 में हुआ। दूसरा घोषणा अगर बजट में 1 फरवरी 2025 के बजट में भी एक अनुमान है कि आपके UPS से संबंधित कुछ अच्छे अनाउंसमेंट हो सकते हैं। सबसे पहले अगर अभी आप नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। यहाँ पे जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि 5 ऐसे पॉइंट केंद्रीय सरकार यानी जो केंद्र की जो सरकार है, मोदी गवर्नमेंट जो है, यह 5 पॉइंट जो है UPS में इंडिकेशन के तौर पे आउट किया गया। और ये 5 पॉइंट जो थे, ये 5 पॉइंट से लगभग कुछ बातों में कर्मचारियों के बीच में संशय बन गया। सबसे जो संशय बनने का विषय है वह सुपर एनुएशन के समय मिलने वाली रिटायरमेंट राशि। यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो एश्योर्ड पेंशन की जो बात की जा रही है, इस एश्योर्ड पेंशन में 50% पेंशन की बात की गई है, लेकिन ये 50% पेंशन होगा 12 महीने के बेसिक सैलरी का। 12 महीने का बेसिक सैलरी का औसत करके आपको 50% पेंशन दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए 25 साल आपकी सर्विस होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि अगर पति पत्नी में से कोई अगर केंद्रीय सरकार में अगर NPS के तहत है, अगर आप UPS में जाते हैं, तो किसी एक के डेथ होने के बाद जो भी अमाउंट मिल रहा था, उनके स्पाउस पति या पत्नी में से किसी को 60% जो है वह पेंशन के तौर पे उनको दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है UPS में कि 10 साल का अगर आपने सर्विस कंप्लीट कर लिया है तब आपको मिनिमम 10,000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। और ये जो 3 जो एश्योर्ड पेंशन, एश्योर्ड फैमिली पेंशन और एश्योर्ड मिनिमम पेंशन पर जो चौथा नंबर पॉइंट है इन्फ्लेशन इंडेक्स, सभी पे DR जो है वह समय समय पर मिलते रहेगा। यानी जो 10 साल की सर्विस है, 10,000 रुपया जिस पे है उस पर DR वगैरह मिलेगा। ठीक उसी तरीके से 50% पर भी DR वगैरह मिलते रहेगा। लेकिन 5वां नंबर जो लमसम पेमेंट एट सुपर एनुएशन जो बात कर रहा है कि आपने जितने साल सर्विस किया उसके प्रत्येक वर्ष पे 6 महीना का, मतलब जो 6ठा महीना आपका होगा, जो भी आपका बेसिक और DA मिल रहा है उसका 10वां हिस्सा आपके सुपर एनुएशन के समय दिया जाएगा। जो ये अमाउंट काफ़ी कम है, इसको कम ही नहीं कहा जा सकता है, इसको काफ़ी कम कहा जा सकता है उस तुलना में जब आप OPS में हो या आप NPS में हो। इस मामले में NPS जो है वह बेहतर है। कैसे? क्योंकि हम यहाँ पे NPS के विषय पे बात नहीं कर रहे, बस केवल इस विषय पे बात करें कि आप UPS में भी 10% कर्मचारी का बेसिक प्लस DA का ले लेंगे। NPS में भी 10% लिया जाता है कर्मचारी का बेसिक और DA का, और 14% यहाँ पे सरकार ऐड करके 24% की राशि बनाती है। यहाँ पे पेंशन तो नहीं है,
लेकिन यहाँ पे जो सुपर एनुएशन के समय जो रिटायरमेंट का जो राशि है वह एक अच्छी खासी राशि यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ देखिए इस विषय पे अगर बात करें कि फिर आप यहाँ पे ले रहे हैं कि 10 यूपीएस में कि 10% हम काटते रहेंगे और 18.5% हम जमा करेंगे। 28.5% की राशि पर जब कोई यूपीएस के तहत रिटायर करेगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर करेगा, तो जब आप 1/10 की राशि दे रहे हैं तो ये राशि ऊंट के मुंह में जीरे से के समान है, एकदम कह सकते हैं कि न के बराबर है सुपर एनुएशन की राशि। खैर आपको ग्रेचुइटी वगैरह अलग से जो राशियां हैं जो मिलते थे वो मिलते रहेंगे, लेकिन अब इस विषय को जरा समझिए कि 28.5% आपका यूपीएस में कटौती होगा और मिलेगा 1/10वां हिस्सा। इस विषय को लेकर काफी ज्यादा लोगों में अनसेटिस्फेक्शन है, असंतुष्टि है। देखिए ये मुद्दा इसलिए ज्यादा 2025 2-3 ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। एक आपको पे कमीशन का गठन होना, दूसरा यूपीएस कैसे ओपीएस बन सकता है, तीसरा यहाँ पे जो पॉइंट है कि जो 18 महीने का जो डीए जो रुका था उसको लेकर केंद्र सरकार कुछ अनाउंसमेंट करे। 2025 जो है सो 3-4 ऐसे, हाँ, और एक जो सेवानिवृत्ति की जो उम्र बढ़ाने की जो बात चल रही है, 3-4 ऐसे पॉइंट हैं जो केंद्रीय स्तर पर जो कर्मचारियों के हक में हो सकता है कि 25 उनके लिए सबसे बेहतर साल होगा। यहाँ पे जो मांगे चल रहे हैं कि जो 8वां वेतन आयोग आया है तो 8वें वेतन आयोग में आप यूपीएस में भी कुछ सुधार कर दीजिए, क्योंकि 7वां वेतन आयोग का जब आप ड्राफ्टिंग को जब देखेंगे तो वहां पे एनपीएस संबंधित अनसेटिस्फेक्शन का चर्चा किया गया था 7वें वेतन आयोग में। 8वें वेतन आयोग में जो मांगे की जा रही है कि जो आप 25 साल पे 50% का जो पेंशन की राशि तय कर रहे हैं इसको आप कम करके 20 वर्ष कीजिए, और जिस समय कोई व्यक्ति अगर वीआरएस लेता है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहा है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहा है, तो उसी समय से उसका पेंशन की शुरुआत आप कर दीजिए। दूसरा यहाँ पे जो बातें जो मेंशन किया गया है कि जो सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपया प्रति माह कम से कम दिया जाएगा, यह राशि अगर 8th पे कमीशन लागू होता है तो 17,000 से 18,000 के बीच में स्टार्टिंग जा सकती है। यहाँ पे जो सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन की बात की जा रही है, महंगाई भत्ते की बात की जा रही है, चलिए ये पॉइंट तो सही है कि महंगाई भत्ता, महंगाई राहत इस पर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेच्युटी के अलावा जो सेवानिवृत्ति पर जो 1/10वां हिस्सा दिया जा रहा है, क्यों ना केंद्र सरकार इसको जीपीएफ के जैसा कर दे। अगर जीपीएफ के जैसा अगर यूपीएस में अगर सिस्टम को ला देता है तो बिल्कुल यूपीएस ओपीएस बन जाएगा। वॉलेंट्री रिटायरमेंट को लेकर अगर केंद्र सरकार अगर बेहतर फैसला ले लेती है, सर्विस लेंथ को 25 से 20 करके 50% अगर देती है, और हमने जो जीपीएफ प्रणाली पे जो बात किया, अगर ये जीपीएफ को अगर इसमें अगर लाता है, जो यूपीएस का डिडक्शन है उसको जीपीएफ में कवर कर दे, जीपीएफ जो ओपीएस में जैसे दिया जाता है, अगर इस तरीके की प्रणाली 2-3 छोटी छोटी बातें केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार कर्मचारियों पर मेहरबान होने वाली है, या मान के चलिए कि 2025 का साल केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का ही साल रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा बदलाव जो है वह इंप्लाई के हक में काफी अच्छा होगा, और जो राज्य के भी कर्मचारी हैं, केंद्र के तर्ज पे जो राज्य लोग भी अपनाते हैं, उन लोगों के कर्मचारियों के लिए भी हक में अच्छा रहेगा। तो केंद्र सरकार इस पर कुछ बेहतर निर्णय ले सकती है आने वाले समय में, खास करके 1 फरवरी 2025 का जो बजट होगा वह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण बजट होगा। चलिए इस वीडियो में जो यूपीएस की हमने बात किया है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा यूपीएस से संबंधित तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे नए टॉपिक में। धन्यवाद।